this poem Aunt Jennifer's Tigers, which is written by Adrienne Rich. So this poem, the foremost thing about this poem is that it is a feminist poem. Feminist poem का मतलब है कि ये poem feminism को support करती है. And feminism क्या होता है? Feminism is nothing but the equality between the sexes. और मेल और फीमेल के बीच में इक्वालिटी को जो डिमांड करते हैं उन्हें हम फेमिनिस्ट का नाम देते हैं, जो भी मूवमेंट्स होते हैं. सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन फेमिनिज्म. ओके, द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज मेल चॉविनिज्म. चॉविनिज्म का मतलब होता है सुपीरियोरिटी. इसका मतलब है मेल सुपीरियोरिटी. ठीक है, सो इट इज बेसिकली मे बी बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल सुपीरियोरिटी और द विक्टिमाइजेशन ऑफ वुमेन बाय द मेल काउंटरपार्ट्स. ठीक है, तो किस तरीके से द वुमेन हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ द मेल काउंटरपार्ट्स, ये हम पोएम में एक्सप्लोर करेंगे. एंड हाउ आंट जेनिफर हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ हर मेल काउंटरपार्ट, किस तरीके से उन्हें विक्टिमाइज्ड किया गया है, या किस तरीके से मैट्रिमोनी में, मैरिज में शी हैज़ लॉस्ट हर आइडेंटिटी एंड हर इंडिविजुअलिटी. ठीक है, तो इसीलिए उसी जो फ्रीडम उनके पास नहीं है, उस फ्रीडम के लिए ही शी क्रिएट्स एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड. और उस अल्टरनेट वर्ल्ड में शी एक्चुअली एंटर्स अ वर्ल्ड ऑफ एस्केप और हर इमेजिनेशन, और अपनी आर्ट के थ्रू वो कैसे उस फ्रीडम को एक्सप्रेस करती हैं. एंड शी क्रिएट्स अ पैनल ऑफ टाइगर्स. तो टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर करती हैं अपनी आर्ट के थ्रू, एंड शी एंटर्स अ वर्ल्ड ऑफ एस्केप. ठीक है, शी फेल्ट दैट हर हस्बैंड वॉज हर मास्टर एंड शी वॉज एन एनिमल. तो उस अपनी लाइफ में वो क्या एक्सपीरियंस करती है, एज इफ जो उनके हस्बैंड हैं, ही इज हर मास्टर, वो उनको रूल करते हैं, मास्टर करते हैं. शी इज हर स्लेव or an animal who must carry out his command, who must follow each and every command of her husband. So there is a sharp contrast drawn between tigers and Aunt Jennifer, जो वो आर्ट के थ्रू टाइगर्स बना रही हैं, और उनकी खुद की पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. क्यों? बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर आइडेंटिटी. शी इज काइंड ऑफ फाइटिंग विथ हर ओन इंडिविजुअलिटी. वो अपनी इंडिविजुअलिटी या आइडेंटिटी खो चुकी है अपनी मैट्रिमोनी में. जहाँ पर टाइगर जो है बहुत ही रॉबस्ट होते हैं, फियरलेस होते हैं, बट आंट जेनिफर जो है शी इज़ वेरी वेरी फियरफुल ऑफ थिंग्स, एंड शी हैज़ लॉस्ट हर इंडिविजुअलिटी, हर आइडेंटिटी इन हर मैट्रिमोनी. ठीक है, तो लेट अस एक्सप्लोर द पोएम टू फाइंड आउट द एक्चुअल थिंग. So let us explore the poem now. The first stanza of the poem represents the fears of Aunt Jennifer. देखते हैं कैसे. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Aunt Jennifer's tigers, prance का मतलब होता है जो टाइगर्स हैं उनका मूवमेंट जो है बहुत ही fearless है. They move fearlessly. तो Aunt Jennifer tigers prance across a screen. Why is it a screen? Because she is knitting द टाइगर्स थ्रू वूल. तो इसीलिए वो जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, या एक ऐसा वर्ल्ड जो एक एस्केप है आंट जेनिफर के लिए, एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है जहाँ पर वो अपने आप को फियरलेसली कहीं पर टाइगर्स के थ्रू फियरलेसली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. सो लेट अस सी. आंट जेनिफर टाइगर्स जो है बहुत ही फियरलेसली मूव कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ब्राइट टोपाज का मतलब होता है कुछ जो येलोइश ब्राउन कलर है टाइगर्स का, दैट इज ब्राइट टोपाज, येलोइश ब्राउन कलर. ओके, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जो वो फॉरेस्ट में रहते हैं, या ड्वेलर्स कहाँ के हैं, वो फॉरेस्ट के. इसीलिए ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट्स फॉरेस्ट है. They do not fear the men beneath the tree. They are fearless and they do not fear anyone. Okay? They pace in sleek chivalric certainty. So they pace मतलब their movement is very very majestic. Their movement is sleek and they move with a purpose. उनका एक purpose है and they are clear about their purpose and they move very very fearlessly. And their movement is sleek, majestic and sure. So the first paragraph
रिप्रेजेंट्स कि क्या क्या फियर हैं आंट जेनिफर के, और उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुली 4 लाइनों में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीट। लेट अस सी द सेकंड पैराग्राफ, जो कि उनको आंट जेनिफर को एक स्लेव की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट इज actually representing how she has become a slave to her husband or her male counterpart. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. जो आंट जेनिफर की फिंगर्स हैं while she is knitting, उनकी फिंगर फ्लटर कर रही हैं, दे आर मतलब काँप रही हैं। क्यों काँप रही हैं? देयर आर 2 reasons for it. First, she is weak, she is a little old and weak, तो इसीलिए शी इज़ नॉट एबल टू knit it properly और उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही है। सेकेंड रीजन इज ड्यू टू एक्सेसिव oppression of her male counterpart. Again, she is victimized, she is oppressed, she is subdued, her identity is subdued. इसी वजह से उनकी फिंगर्स जो है फ्लटर कर रही हैं या काँप रही हैं। 2 reasons. First, she is weak. Second, she is the victim of excessive oppression by her male counterpart. ठीक है? Find even the ivory needle hard to pull. इतनी इतना कम वेट वाली आइवरी नीडल को भी शी इज फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू पुल. शी इज weak and she is oppressed to a level that can be you can make out from these lines. The massive weight of uncle's wedding band. Massive weight मतलब बहुत ज़्यादा weight है किसका? uncle's wedding band. Wedding band मतलब the ring. अब ring का इतना ज़्यादा massive weight कैसे हो सकता है? First, because it represent first thing, the wedding band, the ring, it represents matrimony or it represents the marriage. It also represents the foundations one is surrounded with when a girl is engaged or a girl is married to a person. तो वो जो foundations उसको cover कर लेती हैं, surround कर लेती हैं, वो foundations हैं, कुछ customs laws हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो आंट जेनिफर है वो जुड़ गई हैं अंकल से. एंड फर्स्ट थिंग, शी इज़ वेरी विक्टिमाइज्ड. उनकी बाउंडेशंस जो हैं वो ये वेडिंग बैंड रिप्रेजेंट करता है. इसीलिए जो उनके काम हैं या जो सारी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस वेडिंग बैंड से रिलेटेड, उसका जो है वेट मैसिव है. नॉट ऑफ द वेडिंग बैंड एक्चुअली, बट इट इज़ अ सिंबल ऑफ द ऑपरेशन शी इज गोइंग थ्रू. ठीक है, जो बाउंडेशंस उन पर लग चुकी हैं. इट सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स. जो वेडिंग बैंड है, जो रिंग है, इट इज सिटिंग हेविली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड्स बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कनेक्टेड टू इट, बिकॉज ऑफ द बाउंडेशंस कनेक्टेड टू इट. शी हैज लॉस्ट हर आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी. शी हैज नो फ्रीडम इन हर लाइफ. और इसीलिए वो एक वर्ल्ड ऑफ एस्केप बना रही हैं अपने लिए, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग इट. ओके, जो थर्ड पैराग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डियल्स को. ऑर्डियल्स मतलब जो भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आंट जेनिफर ने एक्सपीरियंस करे अपने लाइफ टाइम में. सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. लेट अस सी, व्हेन आंट इज डेड, व्हेन द फ्यूचर, अब फ्यूचर रिप्रेजेंट कर रहा है जब आंट जो है, आंट जेनिफर विल बी डेड, her terrified hands will lie. Her terrified hands means her subdued या फिर oppressed hands will lie. जो इंसान या जो फीमेल अपनी पूरी लाइफ टाइम सप्रेस हुई है, ऑप्रेस हुई है, सबड्यूड हुई है, she has been a kind of a slave for her husband. Her terrified hands will lie even after her death, still ringed with ordeals she was mastered by. Her responsibilities, foundations will not leave her even after her death. Even after her death, there will be a wedding band in her hand, which will always, even after her death, will not give her freedom, will not provide her own individuality, which she longed for or which she desired for her entire lifetime. ठीक है, तो still ringed with ordeals, she was mastered by. Okay, the tigers in the panel that she made. जो टाइगर्स हैं जो उसने निट करे हैं, आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स निट करे हैं, these tigers in the panel that she made
will go on prancing, will go on moving proudly and unafraid. तो लेकिन जो ये टाइगर्स हैं, they will always represent freedom, they will always be proud, unafraid, and they will always show a sharp contrast between their personality and the personality of Aunt Jennifer. तो जो freedom और जो proudness के साथ, majesty के साथ उन्होंने अपनी जो टाइगर्स हैं वो जीते हैं, उनका मूवमेंट जो है बहुत ही चैवालरिक होता है, मेजेस्टिक होता है, उसी तरीके से जो कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है वो हमेशा रहेगा. सो आई थिंक ये हमें समझ आ चुका है. थर्ड पैराग्राफ, लेट अस सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. सो राइमिंग स्कीम हम कैसे देखते हैं, लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उससे जज करते हैं क्या राइमिंग स्कीम. लेट अस सी, इट इज विल, लाई, लाई, बाय. सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स. तो ए वी विल रिप्रेजेंट बोथ बाय ए, क्योंकि ये दोनों जो है राइमिंग कर रहे हैं. नाउ लेट अस सी, her terrified hands will lie, she was mastered by a that she made. There is no rhyming between made, by and lie, तो यहाँ पर हम कर देंगे b. Unafraid, again no rhyming, तो यहाँ पर हो गया c. तो the rhyming scheme of this poem is a b c. ये तीनों पैराग्राफ में, तीनों स्टैंजास में यही राइमिंग स्कीम है. यू कैन ऑल्सो जज बाय द लास्ट वर्ड. ठीक है, तो राइमिंग स्कीम भी हमें समझ आ गई. I hope you must have understood the poem. For the summary of this poem, you can click the link given in the description down below. Thank you so much for watching the video. Like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, take care and stay safe.